नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित भोसले और आप देख रहे हैं हमारा यानी कैलिफोर्निया 30 फार्म्स का यूट्यूब चैनल। जिनको हमारे बारे में और जानकारी चाहिए उनके लिए हमने हमारी फेसबुक लिंक नीचे लिख दी है डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर क्लिक करिए, उस पर जाइए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए और लगे हाथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे और वीडियोज़ देखने मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा नया वीडियो जो है गोट फार्मिंग की प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने के बारे में। तो 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि जो हमारे कई सारे फेसबुक ग्रुप्स है उसके ऊपर लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं। किसी को 50 गोट्स का प्रोजेक्ट करना है या फिर किसी को 500 गोट्स का प्रोजेक्ट करना है। और ये जो सब लोग हैं इनमें से कोई लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी गोट फार्मिंग कर रहे हैं, या फिर कोई लोग हैं जो एकदम नए से गोट फार्मिंग में आने का सोच रहे हैं। और इनको जो रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं ये ग्रुप्स पे वो अलग अलग है। कोई बोल रहा है कि आप अपने सीए के पास जाइए तो वो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे देंगे। कोई बोल रहा है कि आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लो प्रोजेक्ट रिपोर्ट और वो आप बस नंबर चेंज करके आप सबमिट कर दो बैंक के पास। या फिर कोई ऐसे भी बोला है कि भाई हम आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे देंगे लेकिन उसका चार्ज होगा 5000 रुपीज़ या फिर 10,000 रुपीज़ या फिर 1000 रुपीज़ जो कुछ है। लेकिन हमारा मानना ये है इस बारे में कि आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, अगर आप सच में गोट फार्मिंग करना चाहते हैं और सीरियसली गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आपको खुद लिखना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि ये करने से आपको लोन मिलने के चांसेस जो है या फिर आपको फाइनेंस मिलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो कैसे, वो हम देखते हैं हमारे वीडियो में आगे। दोस्तों, हम लोन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो एक गलतफहमी या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर कर लेते हैं। हमारे बहुत से दोस्तों को लगता है कि नाबार्ड एज इन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है वो हमें डायरेक्टली एज अ फार्मर लोन दे सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाबार्ड जो है वो बैंकों के लिए बनाई हुई बैंक है। मतलब अगर जो हमारी सब नेशनलाइज बैंक्स है उनमें से किसी को अगर कोई एग्रीकल्चर या फिर रूरल डेवलपमेंट सेक्टर वाला प्रोजेक्ट फाइनेंस करना है तो वो नाबार्ड के थ्रू आएगा। या फिर नाबार्ड को अगर कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है तो वो हमारे सब नेशनलाइज बैंक्स के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नाबार्ड के पास एज एन इंडिविजुअल फार्मर अगर मैं जाता हूँ या फिर आप जाते हैं तो नाबार्ड आपको फाइनेंस करेगा। नाबार्ड आपको फाइनेंस नहीं करेगा। नाबार्ड बोलेगा कि आप कोई बैंक के पास जाइए और फिर बैंक को बोलिए हमारे पास आने को। एज अ फार्मर मुझे क्या करना है, तो नाबार्ड की जो वेबसाइट है उस पर मुझे चेक करते रहना है कि उनका गोट फार्मिंग के लिए कोई स्कीम अनाउंस हो रहा है क्या, और अगर वैसा है तो फिर वो स्कीम लेके मुझे जाना है अपने बैंक के पास, नेशनलाइज बैंक के पास, और उनको बोलना है कि ये नाबार्ड का स्कीम है तो आप हमें ये स्कीम दिला दीजिए। इस तरीके से हमें नाबार्ड के साथ काम करने मिल सकता है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल फार्मर आपको नाबार्ड, आपको या हमको किसी को भी नाबार्ड एज एन इंडिविजुअल फार्मर कभी भी फाइनेंस करती नहीं है। तो दोस्तों, गोट फार्मिंग का प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे लिखना है ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसकी ज़रूरत क्या है या फिर ये होता क्या है। तो जब भी हम किसी बैंक के पास गोट फार्मिंग के प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस मांगने जा रहे हैं या फिर लोन मांगने जा रहे हैं तो जिस ऑफिसर से हम बात करेंगे या फिर जो कोई भी बैंक में से है जिनके पास हम लोग लोन के बारे में बात करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको गोट फार्मिंग कैसे होता है, क्या होता है, ये पता होना चाहिए। या तो हम लोग ऐसे अज्यूम करके चल सकते हैं कि उनको बिल्कुल भी पता है नहीं। तो ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये एक टूल है जिसके हेल्प से हम बैंक को बता सकते हैं कि हम इस तरह से काम करने वाले हैं, हम इस तरह से हमारा ऑपरेशन होगा, इस तरह से हमारा स्केल होगा, या फिर XYZ तरीके से हम आपके पैसे जो हम आपसे ले रहे हैं वो इस तरह से हम रीपे कर देंगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये जो रिपोर्ट है या प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये आपने खुद ने लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब बैंक आपको पैसा देने का सोच रही है या फिर बैंक आपको लोन देने का सोच रही है तो उन्हें कन्विंस होना बहुत ज़रूरी है आप में और आपके आइडिया में। और जो कोई भी ब्रांच मैनेजर या फिर बैंक मैनेजर या फिर बैंक ऑफिशियल आपका जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ता है तो भले उन्हें गोट फार्मिंग क्या है ये पता ना हो, लेकिन ये तो वो ज़रूर पता कर सकते हैं कि ये रिपोर्ट आपने लिखी है या फिर आप किसी और का रिपोर्ट लेके आए हैं सिर्फ नंबर्स चेंज करके। और अगर ऐसा उन्हें पता चल जाए तो फिर वो तो ये बात ही नहीं बनती कि वो आपको आपके प्रोजेक्ट को फाइनेंस करें। क्योंकि जब आप खुद अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं लिख रहे हो तो आप प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट करोगे। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा रीज़न है, वन ऑफ द रीजन्स के जिसके वजह से गोट फार्मिंग के लोन्स पास नहीं हो रहे हैं। तो शुरू करने से पहले आप सब लोग ये प्लीज़ जान लीजिए कि ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लिखने वाले हैं ये एक ही टूल है जिससे बैंक ये डिसाइड करेगी कि आपको लोन देना है या नहीं देना है। तो आप प्लीज़ इसमें कोई भी चीज़ें या फिर कोई भी नंबर्स या फिर कोई भी फैक्ट्स और फिगर्स बढ़ा चढ़ा के मत लिखिए, कोई भी झूठ मत लिखिए।
क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख रहे हैं उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट है डिस्क्रिप्टिव पार्ट, जिसमें आपकी आइडिया, आपका कंसेप्ट, आपका जो गोट फार्मिंग एग्जीक्यूशन का तरीका होने वाला है, उसके बारे में सब डिटेल्स हम बैंक को देने वाले हैं या फिर देना चाहिए, ताकि बैंक वो देख के, ये पढ़ के ये कन्विंस हो जाए कि आप जो भी गोट फार्मिंग का काम कर रहे हो या फिर जिस तरीके से भी आप गोट फार्मिंग का काम करने वाले हो, उससे आप उनके पैसे वापस कर सकते हो। और दूसरा पार्ट जो है वो फाइनेंशियल पार्ट है, जिसमें कि बिल्कुल आपने जो लोन लिया है उसका रीपेमेंट का शेड्यूल या फिर उसका रीपेमेंट का तरीका या फिर वो रीपे करने के लिए आप जो तरकीबें इस्तेमाल करने वाले हो आपके मार्केटिंग के और आपके ओवरऑल सेलिंग पैटर्न के, वो आपको वो सेकेंड पार्ट में लिख के बैंक को देना है। तो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए आपकी एग्जैक्ट आइडिया या फिर बहुत सिंपल शब्दों में आपका एग्जैक्ट बिजनेस प्रपोजल, जिसमें आप लिख सकते हैं कि आप एग्जैक्टली कितने जानवर रखने वाले हो, आप के पास रिसोर्सेज कितने हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है, अगर जो ऑलरेडी है, अगर आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हो तो क्या क्या बनाने वाले हो, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है गोट फार्मिंग का अगर है, तो ये सब चीज़ें आपको पहले सेक्शन में लिखना है, जो कि है आपकी एग्जैक्ट आइडिया या फिर आपका एग्जैक्ट बिजनेस प्रपोजल। इसी के साथ आप एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें आप आपके बारे में कि आपका एग्जिस्टिंग काम क्या है, अगर आप कोई और बिज़नेस कर रहे हो तो वो क्या फॉर्म का बिज़नेस है, आपके मॉनिटरी क्रेडेंशियल्स कैसे है, या फिर आपका जो इकोनॉमिक क्रेडेंशियल है वो कैसा है, आपको ये बिज़नेस क्यों करना है, ये भी आप इस इंट्रोडक्टरी सेक्शन में लिख सकते हैं। ओवरऑल आपके बारे में और आपकी जो करंट पोजीशन है, आपका जो करंट काम है, उसके बारे में आप संक्षिप्त स्वरूप में आप बैंक को बता सकते हैं, ताकि उनको आप में कॉन्फिडेंस तैयार हो जाए। इसमें एक्चुअली आप आपके प्रोजेक्ट के सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में भी बात कर सकते हो। मतलब आप जिस गांव में प्रोजेक्ट करने वाले हो, तो आपका प्रोजेक्ट वहाँ पे होने से अगर वो गांव को कुछ फ़ायदा होने वाला है, अगर वहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाली है, अगर आप ऐसा तय करो कि आपके गांव वाले लोगों को ही आप काम देने वाले हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इन्वॉल्व करके आपके प्रोजेक्ट का वेटेज भी बढ़ा सकते हैं। जो सेकंड मुद्दा आपको डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में लिखना है वो है आपका या फिर आपने किया हुआ मार्केट रिसर्च। अभी ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो एक प्रोजेक्ट किसी एक जगह पे करने का, मतलब से फॉर एग्जांपल हम सावंतवाड़ी में है, तो अगर मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख रहा हूँ तो मैं पहले तो सावंतवाड़ी एरिया और उसके आजू बाजू में गोट फार्मिंग के क्या प्रॉस्पेक्टिव्स है वो मैं खुद पहले मार्केट रिसर्च करना ज़रूरी है। और ये जो मेरा पूरा मार्केट रिसर्च है, मतलब यहाँ पे क्या पॉपुलेशन है, कितना मीट ईटिंग पॉपुलेशन है, मटन कितने लोग खा सकते हैं, या फिर अगर कोई मार्केट यहाँ पे है तो उसका सीन क्या है, या वहाँ पे खरीदी बिक्री कितनी होती है, या फिर ऑलरेडी कितने लोग यहाँ पे गोट फार्मिंग कर रहे हैं, उनका जो सेल और रीसेल का कंसेप्ट है वो कैसे है, ये सब चीज़ें आपको पहले ही रिसर्च करना आपसे एक्सपेक्टेड है। और यही जो आपने रिसर्च किया हुआ है वो आप ये सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी तरह से बैंक को दिख जाए। थर्ड पॉइंट में आपको आपकी मोडस ऑपरेंडी बैंक को बतानी है। मतलब आपने जो फर्स्ट पॉइंट में आपकी एग्जैक्ट आइडिया बता दी, सेकंड पॉइंट में आपने जो मार्केट रिसर्च किया हुआ है वो बता दिया, और थर्ड पॉइंट में ये दोनों पहले पॉइंट आपको कनेक्ट करके एक दूसरे से जोड़ के आपके काम करने का तरीका कैसे होने वाला है वो आपको बैंक को बताना है। और अभी इसमें आपको ये बता सकते हो बैंक को कि आप एग्जैक्टली कैसे काम करने वाले हो। मतलब आपका जो बिजनेस का मॉडल है, आप प्रोडक्शन बेस्ड काम करने वाले हो, मतलब सिर्फ आप गोट्स, फीमेल गोट्स लेके जो रेशियो अपना होता है 20:1 का, वो रेशियो लेके आप सिर्फ प्रोडक्शन करोगे और आपके पास आने वाले बच्चे बेचोगे, या फिर आप इसी के साथ साथ आप ट्रेडिंग मॉडल भी इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब अगर आप जो प्रोडक्शन चालू है आपके पास वो चालू रख के अगर आप बाहर से भी जानवर खरीद के उसकी भी खरीद बिक्री का काम करने वाले हो, तो ये दोनों चीज़ें अगर आप कनेक्ट करते हो और आपका जो प्रोजेक्ट है फाइनल मोडस ऑपरेंडी के साथ, वो आपको इस थर्ड पॉइंट में बैंक को बताना है। फोर्थ पॉइंट आता है रॉ मटेरियल सोर्सिंग का। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, प्रोडक्शन बेस्ड काम कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, तो आपको जो बनाना है वो बनाने के लिए जो चीज़ें लगती है वो आप कहाँ से ला रहे हो, उसके रिसोर्सेज आपके पास क्या है या फिर उसके सोर्सेज आपके पास क्या है, ये आपको बैंक को बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास यही अच्छे वाले सोर्सेज नहीं रहेंगे तो आपका आगे का पूरा काम बिगड़ सकता है। तो इस अपने केस में, गोट फार्मिंग के केस में,
अपनी जो गोट्स है, आपका जो पेरेंट स्टॉक होने वाला है वो आप कहाँ से लाने वाले हो, उसकी ब्रीड कौन सी होने वाली है, वो ब्रीड की इंपॉर्टेंस क्या है, आपके एरिया के मुताबिक उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब आप इस 4th पॉइंट में बता सकते हैं। और मेनली उसका सोर्सिंग कहाँ से करने वाले हो वो आपको बताना है। 5th पॉइंट में हमें ये बताना है कि जो हमने रॉ मटेरियल मतलब जो हमारी गोट्स लाई है उनका मेंटेनेंस हम कैसे करने वाले हैं। और मेंटेनेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गोट्स के बारे में उनका चारा। तो अगर हमने जो कोई 100, 200, 500 जानवर का जो कोई प्रोजेक्ट हम लोग लिख रहे हैं, तो वो जानवर जो हमने लाए हैं उनको मेंटेन करने की ताकत या फिर उनको मेंटेन करने की अरेंजमेंट ही हमने नहीं करी है, तो फिर बैंक को वापस दिक्कत हो सकती है और हमें भी दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए हम ये 5th पॉइंट में अपनी पूरी चारा व्यवस्था जो, और सिर्फ चारा व्यवस्था 2 या फिर 3 महीने के नहीं, लेकिन सस्टेनेबल चारा व्यवस्था, क्योंकि अगर बैंक को आपका प्रोजेक्ट चलना चाहिए, आपको भी आपका प्रोजेक्ट चलना चाहिए, तो आपके पास चारे की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए और वो बैंक को पता चलनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का 6th पॉइंट जो है वो होगा मेडिसिन के बारे में, क्योंकि ये जितना अपना एनिमल्स अच्छे होने ज़रूरी है, उनके चारे की व्यवस्था जितनी ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी उनके मेडिसिन की अरेंजमेंट भी ज़रूरी है। आपने सबसे बेस्ट एनिमल्स लाए हैं, उनके चारे की व्यवस्था आपने सबसे बेस्ट तरीके से करी है, लेकिन अगर आपके पास उनके मेडिसिन की या फिर उनके इलाज की या फिर अगर कोई जानवर बीमार पड़ता है या फिर अदरवाइज जो प्रिकॉशनरी मेडिसिन करना है मतलब वैक्सीनेशन करना है, तो उसके बारे में अगर आपके पास अच्छी व्यवस्था नहीं है तभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें ऑब्वियसली ये सब व्यवस्था अच्छे से करनी है और इसी व्यवस्था के बारे में हमें बैंक को बताना है, ताकि उनके ये तसल्ली हो जाए कि आप जो कुछ भी प्रोजेक्ट कर रहे हो आपने उसकी पूरी तैयारी करी है। तो उसमें जो मेडिसिन के बारे में जो आप पॉइंट लिखोगे, उसमें अगर आपके पास खुद के पास कोई वेटरनरी सर्टिफिकेट है या फिर आपने कोई कोर्स करा है वेटरनरी बारे में, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो, उसके क्रेडेंशियल लिख सकते हो। वैसा नहीं है तो जो गवर्नमेंट की वेटरनरी सर्विसेज है आपके एरिया में, उसके बारे में आप लिख सकते हो, या फिर उसके आगे जाके अगर आप कोई प्राइवेट डॉक्टर अपॉइंट करने वाले हो तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं, उनके क्रेडेंशियल्स आप इस पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं और उनका एक्सपीरियंस आप इस पॉइंट में मेंशन करके बैंक को कन्विंस कर सकते हैं कि आप जो कुछ करने वाले हो उसकी पूरी तैयारी आपने करी हुई है। तो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का 7th पॉइंट जो होने वाला है वो होने वाला है आपके बिक्री व्यवस्थापन के बारे में, क्योंकि आपने जो कुछ भी अभी तक करा है वो बिक्री व्यवस्थापन अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो फिर आपको वापस आपने जो कुछ भी प्रोडक्ट बनाया है वो बेचेंगे नहीं, तो आपको रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, और अगर रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा तो आप बैंक के पैसे वापस नहीं दे सकते। तो इसके लिए आपकी जो बिक्री व्यवस्थापन है वो एकदम सेट होनी चाहिए। आपकी जो पहले आपने पॉइंट्स मोडस ऑपरेंडी में पहले ही बोल दिए हैं या फिर बता दिए होंगे, तो उसी को आपको एक्सटेंड करके आपको और डिटेल में उसको एक्सप्लेन करना है कि आप कैसे सेलिंग करोगे, आपके पास क्या प्रोडक्शन होगा, उसकी सेलिंग क्या कॉस्ट पे होगी और उसका प्रोस्पेक्ट क्या है, कौन से सीज़न में आप सेलिंग करोगे, आप क्या क्या इनोवेटिव मार्केटिंग टेक्निक्स एम्प्लॉय करोगे। तो ये सब चीज़ें आप इस पॉइंट में बतानी है ताकि बैंक को पूरा विश्वास हो जाए कि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो वो आप अच्छी तरह से करोगे और बैंक का पैसा वापस दे दोगे। इसी के साथ हम आते हैं हमारे सेकंड सेक्शन में, जो कि है फाइनेंशियल सेक्शन। इस सेक्शन में आपका जो भी खर्चा होने वाला है प्रोजेक्ट के पीछे, तो उसको आपको डिवाइड करके अगर आप बता सकते हो बैंक को तो वो बहुत अच्छा रहेगा। डिवीजन आपको 2 चीज़ों में करना है, एक तो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दूसरा है वर्किंग कैपिटल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आपकी 2 चीज़ें आते हैं फिर से। पहली होगी जो आप पहली बार जानवर खरीदी करोगे, क्योंकि वो एक ही टाइम खरीदी करने वाले हो, बार बार तो नहीं खरीदी होने वाली है, तो उसका जो खर्चा है वो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जाएगा। और सेकेंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो खर्चा है वो है आपका शेड का खर्चा, तो क्योंकि शेड भी आप एक ही बार बांधने वाले हो, तो ये 2 जो खर्चे हैं वो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट में रखने हैं। और उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है फाइनेंशियल सेक्शन का, वो है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में आपको पूरा मतलब मेंटेनेंस का जो कोई खर्चा आपको आएगा, चारा व्यवस्थापन का जो कोई खर्चा आपको आएगा, उसके बाद में लेबर का जो कोई खर्चा आएगा, वाटर बिल का खर्चा आएगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा आएगा, तो ये सब खर्चे, आपका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होने वाला है वो भी आपको अगर आप एंटिसिपेट करके इसको इंक्लूड करके आपके पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट में इन्वॉल्व कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आगे चल के आपको कोई सरप्राइज कॉस्ट ना आए और जो भी आपने कैलकुलेशन करा है वो हिल ना जाए। तो ये इस तरीके से 3 सेक्शन में या फिर 2 सेक्शन में आपको डिवाइड करना है, वर्किंग कैपिटल एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और आपका जो ये पूरा खर्चे का लेखा जोखा है, या फिर आप इसको अगर जो कुछ आपका खर्चा है उसको अगर आप टेबुलर स्ट्रक्चर में अगर आप प्रेजेंट कर सकते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा।
और फिर उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो है आपका फाइनल बिजनेस पिच या फिर बिजनेस प्रपोजल, वेरिन आपने बैंक को बताना है कि हमें इतना इतना खर्चा ये पूरे प्रोजेक्ट के पीछे आ रहा है, और जिसमें से अगर आपकी खुद से कुछ इन्वेस्ट करने की और या फिर खुद से आपकी कंट्रीब्यूशन करने की जो ताकत है वो आप बता दीजिए, और फिर बैंक को बोलिए कि हमें इतना इतना एक्सपेक्टेड है आपसे एज अ लोन टू एग्जीक्यूट आवर प्रोजेक्ट। और फिर इसके बाद वाले स्टेप में आपको फाइनली सीए की ज़रूरत या फिर सीए की मदद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रीपेमेंट स्ट्रक्चर आपको बैंक को बताना है, क्योंकि आपने पहले आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, ये डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में बता दिया। उसके बाद में आपका जो प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल सेक्शन है उसमें आपको क्या क्या खर्चा आने वाला है ये बता दिया, और फिर उसके बाद में आपने ये भी बता दिया कि आप उसमें से कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो और आपको लोन कितना चाहिए। ये सब बताने के बाद जो फाइनल रीपेमेंट स्ट्रक्चर हमें बताना है बैंक को, तो वो सीए को बहुत अच्छी तरह से आता है। लेकिन हमें सीए को बस सीए का पूरा काम सीए को ना करते हुए हमें सीए को इनपुट्स देने हैं, या फिर आपको उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखानी है इन अ वे दैट आपको ये पूरा प्रोजेक्ट पता है, वो आप पूरा प्रोजेक्ट सीए को एक्सप्लेन करिए, और फिर वो कोई 5 साल के लिए या फिर 8 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए जैसे भी आपको बैंक को प्रपोज करना है, या फिर बैंक ने आपको बोला है कि आप इतने साल का रीपेमेंट स्ट्रक्चर इस इंटरेस्ट रेट पे हमें ला के दीजिए, तो वो पूरा टेबल रीपेमेंट का बना के आपको बैंक को प्रेजेंट करना है। रीपेमेंट स्ट्रक्चर जब आप प्रेजेंट करते हो तो उसमें और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट बैंक से लोन ले रहे हो या फिर किसी सब्सिडी स्कीम में या फिर सब्सिडी लोन अगर आप कर रहे हो गवर्नमेंट के साथ, तो उनके जो रीपेमेंट स्ट्रक्चर्स है वो ऑलरेडी सेट होते हैं, उनके पास एक फॉर्मेट ऑलरेडी होता है। तो आप उनसे बात करके, या फिर अगर आप नेशनलाइज्ड बैंक के साथ भी काम कर रहे हो तो उनको भी अगर आप पूछ ले पहले ही कि आपका अगर कोई रीपेमेंट स्ट्रक्चर है या फिर उसका कोई फॉर्मेट है तो आप हमें दे दीजिए, तो वो फॉर्मेट ले लीजिए, और वो फॉर्मेट आप सीए को देके आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आप उस फॉर्मेट में वो सब नंबर्स फिल करके फिर आप वो रीपेमेंट स्ट्रक्चर बैंक को दे सकते हैं। तो इसके बाद जब आप आपका प्रोजेक्ट बैंक के पास सबमिट करते हो तो हर बैंक के पास अपनी एक TEV टीम होती है। TEV मतलब टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी टीम। तो ये आपकी ये जो टीम है वो आपका प्रोजेक्ट देख के उसको एनालाइज करेगी, उसको स्क्रूटिनाइज करेगी, और जब उनको ये पता चलेगा या फिर वो उनको जब ये महसूस होगा कि ये प्रोजेक्ट आपने खुद से लिखा है, आपकी इन्वॉल्वमेंट इसमें अच्छे से है, तो आपको फाइनेंस मिलने की जो शक्यता है, जो चांसेस है वो बिल्कुल बढ़ सकते हैं। और इसीलिए हमने शुरुआत में ये बोला था कि अगर आप आपका प्रोजेक्ट खुद लिखते हो, ना कि किसी के कॉपी करके देते हो, तो आपको जो लोन मिलने के चांसेस है वो बिल्कुल ज़्यादा से बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये जो वीडियो हमने बनाया है वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, और अगर आपको इसमें आपके साइड से अगर कोई इनपुट्स देने हैं तो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि और लोग आपके अलावा जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी आपके इनपुट्स पता चल जाए और वो भी उसको आपके इनपुट के साथ हमारे वीडियो में ऐड कर सके। और एज़ यूजुअल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही और ज़्यादा वीडियो जो हम बनाएंगे वो आपके पास पहुँच जाए। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।